आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल पाल्सी। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज रिलेशन टू पीटी। अगर हम फिजियोथेरेपी की कोई तीन इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे तो उन तीन इंपॉर्टेंट बातों में टॉप 3 में सेरिब्रल पाल्सी का नाम तो होना ही होना है, क्योंकि ये बच्चों की सबसे कॉमन डिसीज है और एक थेरेपिस्ट का रोल इस डिसीज में जितना बनता है बच्चों को लेके, और बहुत सी ऐसी नहीं डिसीज होती जिनमें नहीं बन पाता, क्योंकि इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। बिना इस डिसीज के पीटी का नाम होता ही नहीं है। क्या मतलब होता है सेरिब्रल पाल्सी का? नाम से समझने की कोशिश करते हैं। सीपी सीपी सब हम बोलते हैं, सीपी बोलते हैं कि सीपी का पेशेंट है। क्या है सेरिब्रल पाल्सी? बोले सेरिब्रल, बोले पहला लेटर क्या बोल रहा है? बोले सेरिब्रल यानी ब्रेन। पहले से समझ आ गया ब्रेन। पाल्सी मतलब पैरालिसिस, यानी ब्रेन पैरालिसिस। क्या समझ आ गया कि ये ब्रेन का पैरालिसिस है? नाम से इतना समझ आया। अब इसे पूरा हम समझने की कोशिश करते हैं। आज जितना भी हम कवर करेंगे ना, वो हम न्यूरो के रिस्पेक्ट से कंप्लीट कवर करेंगे, यानी हम सिर्फ एक चीज छोड़ देंगे, वो है इसका ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पीटी, फिजियोथेरेपी। बाकी इसके रिस्पेक्ट, न्यूरो के रिस्पेक्ट से जो ड्रग होगा, जो सर्जरी होंगी, उन्हें हम पढ़ेंगे। लेकिन जो पीटी के रिस्पेक्ट से होगा, वो जब पीटी न्यूरो होगा तब उसमें अलग से बताया जाएगा कि उसके लिए एटलीस्ट 2 लेक्चर और चाहिए सिर्फ सेरिब्रल का पीटी ट्रीटमेंट पढ़ने के लिए। तो आज हम न्यूरो के रिस्पेक्ट से पूरा कंप्लीट करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि सीपी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड, देखो एक एक वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन आपने ढंग से समझ ली ना, तो फिर पूरा पूरा सीपी बहुत इजी है। डेफिनेशन बस क्लियर होनी चाहिए एक एक वर्ड में कि सीपी एक टर्म है जो डिस्क्राइब करा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी इसके इतने सारे सिम्टम्स हैं कि आप सबको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ हो सकती है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और दूसरी बात है मोटर डिसेबिलिटी। मोटर डिसेबिलिटी मतलब क्या? कि यहां सेंसरी जैसा कोई काम नहीं होगा, पेशेंट का सेंसेशन उस पे प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ा बहुत खराब होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू मोटर डिसेबिलिटी। उसकी मसल्स गड़बड़ हो रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत आपको इंपेयर्ड दिख सकता है। मगर आप कहें कि उस पर अगर अरे सर उस पर सेंसेशन लॉस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े इंपेयर्ड जरूर मिल सकते हैं। हम क्या यहाँ मोटर डिसेबिलिटी से समझ लेते हैं अरे बिल्कुल नहीं होगा, फिर थोड़ा बहुत भी हमें दिखता है तो हम बोलते हैं सर ये कैसे आ गया। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता, सारी चीजें बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में है। जब मोटर डिसेबिलिटी होती है तो थोड़ा बहुत सेंसरी स्टिमुलस भी गड़बड़ हो सकता है। मतलब क्या कि पेशेंट हल्का सा नहीं समझ पा रहा, लेकिन उसे पेन आप उसे कुछ करेंगे तो उसे बिल्कुल पेन फील होगा। पेशेंट को बच्चे, और पेशेंट क्यों मैं हर बार बच्चा वर्ड यूज करूंगा, बच्चे, क्योंकि ये बच्चों में ही होता है, बड़ों में नहीं होता। सेरिब्रल पाल्सी वो बच्चों की डिसीज है। ठीक है, तो आप उनको अगर उनको कुछ भी करेंगे तो उनको सेंसेशन पेन वगैरह करेंगे तो उन्हें फील होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो फील, यानी मोटर डिसेबिलिटी है, जो भी काम होगा मसल्स के रिस्पेक्ट पे चीजें खराब हो जाएंगी। यानी पेशेंट की जब आप मोटर देखेंगे तो उनकी मसल्स वीकनेस और जो कुछ भी होगा हम समझ लेंगे। अभी तो हम सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं मोटर डिसेबिलिटी का। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन विच इज नॉन प्रोग्रेसिव, क्योंकि अभी तक हम न्यूरो की जितनी भी डिसीज पढ़ते आ रहे थे, मोस्टली 90% सबकी सब प्रोग्रेसिव थी। मैं हर बार कहता था अरे ये तो प्रोग्रेसिव डिसीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यानी ये नॉन प्रोग्रेसिव डिसीज है। ये बच्चों को एक बार हो जाती है, उसके बाद ये प्रोसेस्ड नहीं करती। यानी प्रोसेस नहीं करने का मतलब क्या है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सीपी के बच्चे प्रॉपर ठीक क्यों नहीं हो पाते? सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज। अगर हमने देखो कि जिस टाइम पर अगर पेशेंट को हम अर्ली एज में, बच्चों को अर्ली एज में अगर हमने पकड़ लिया कि वो सीपी के पेशेंट, हम सिम्टम्स की बात करेंगे, क्या सिम्टम्स दिखते हैं अर्ली एज पे, अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो हम उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं कि जिस वजह से हम सीपी के बच्चों को पूरा कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर पाते। वरना पीटी, फिजियोथेरेपी, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सीपी का पूरा पेशेंट ठीक कर देता है, 100 आउट ऑफ 100% कर देता है ना। मेंटल के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको छोड़ के, बाकी मसल्स के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सीपी में एक फिजियोथेरेपिस्ट को ठीक कर सकता है, क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव है। यानी हमारे पास, हमें मालूम है कि ये जो इसके सिम्टम्स है अब इतने ही है, इन पे ही काम करना है, ये आगे बढ़ेंगे नहीं। यानी फिर आप बोल सकते हो कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले कैसे? मसल्स की प्रॉब्लम है,
अगर मसल स्पाज्म में चली गई, टाइट होगी, तो आगे चल के फ्रैक्चर हो सकता है। मसल लूज हो गई तो फ्रैक्चर हो सकता है। जॉइंट रिमूव करेंगे तो वो मसल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ना कि सीपी बढ़ी। यानी मसल जो एक बार स्पाज्म में चली गई वो उतनी रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। फ्लैसिड हो गया तो उतना ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। हाँ, उसकी वजह से जो एसोसिएट प्रॉब्लम है वो तो लाइफ भर होनी ही होनी है आपको, वो थोड़ा ना ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो उससे एसोसिएट प्रॉब्लम है, वो ना कि सीपी की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं जो कुछ लाइन बार बार बोल रहा हूँ उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अरे पेशेंट में अभी ये बच्चा ऐसा था, अभी 2 साल बाद ऐसा हो गया, 3 साल बाद ऐसा नहीं होगा। जो उसकी स्पास पैरालिसिस है, अब आप बोलोगे मसल पैरालिसिस, समझ लो पेशेंट मेरे पास था, अलग अलग टाइप पड़ेंगे। एक टाइप होता है कि पूरी मसल फ्लैसिड है, यानी बच्चा चल नहीं पा रहा, पूरा फ्लॉपी है। अब 2 साल का बच्चा नहीं चल पा रहा, तो आप ठीक है चलो उसको गोद में लियो, ठीक है। अब 4 साल का हो गया तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि अरे बच्चे के अरे पहले नॉर्मल था अब पैर काम नहीं करने लगा। ऐसा नहीं, उसकी स्टार्टिंग में ही मसल वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि ना वो तब चल पाता, लेकिन तब तक हम माँ वगैरह सब ऐसे गोद में लिए और ऐसे उठा के रख रहे थे। अब इतना टाइम पीरियड हो गया कि आपको नजर आने लग गया कि अब ये चल नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है, वो ही फेस था। जैसे जैसे, क्योंकि बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, चीजें हमें गड़बड़ दिखना स्टार्ट हो जाती है और हम समझते हैं कि सीपी बढ़ रही है। सीपी नहीं बढ़ रही है। सीपी में जो हो गया वो हो गया, उसकी वजह से अब जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं वो एज वाइज अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, दो मेन फैक्टर बताता हूं कि सीपी के पेशेंट क्यों ठीक नहीं हो पाते। पहला मेन फैक्टर, हमारे इंडिया की मदर्स। मैं आपको साइकोलॉजी की बेस पे बता रहा हूं क्या, कि इसको सबसे बड़ी चीज, अगर हमने इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया। अर्ली स्टेज मतलब कब, जब बिल्कुल 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, यानी विद इन 1 ईयर, 1 साल के होने से पहले पहले अगर हम इसको पकड़ेगा तो हम इसको कंप्लीट ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक बच्चा क्या है, कैसा है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम उसको जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हैं। मगर जैसे ही जैसे एज बढ़ गई, 3 साल का हो गया, 2 साल का, 3 साल का हो गया, चलो 2 साल, 3 साल का हो गया, 4 साल का, फिर क्या, डेवलपमेंट हो चुका है, बोन फ्यूज कर चुकी है, जो मेजरली बोन्स है वो फ्यूज कर चुकी हैं। अब हम चाहकर भी उसको पूरा ठीक नहीं कर सकते। हाँ, हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आए, लेकिन हम चाहकर उसे प्रॉपर कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें थी हम जानते हैं, हमारी बॉडी अपने आप को हैबिचुअल कर लेती है। जो उसको प्रॉब्लम्स थी, जो धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप को हैबिचुअल करती चली गई। अब उन सब चीजों को ठीक करने में बड़ी प्रॉब्लम हमें आने वाली है, पहला। दूसरा क्या, दूसरा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मगर ये इंडियन में आप देखोगे मोस्ट कॉमन डॉक्टर्स, मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी का, लेकिन आप जरूर देखोगे कि एक जनरली हमारे इंडिया में पीटी को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो क्या होता है कि एक माँ को, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप भी सबसे पहले एक डॉक्टर, फिजिशियन, एक एमबीबीएस के पास भागते हैं। जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वहां एक एमबीबीएस, एक फिजिशियन, उसका रोल बनता है कि वो एक पीटी वाले के पास ट्रांसफर करे, उस बच्चे को बोले कि आप एक पीटी के पास ले जाइए, उससे ट्रीटमेंट कराइए। मगर इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, नहीं भेजते, जो भी आप समझ लो, उस वजह से टाइम डिले हो जाता है। यानी मेजर फैक्टर है वो आपका डिले टाइम। अगर एक बार टाइम डिले कर गए तो फिर प्रॉपर कभी भी सीपी का पेशेंट ठीक नहीं हो पाता। इसलिए इसका सबसे बड़ा अगर कोई फंडा है तो वो टाइम मैनेजमेंट, और इसलिए सबसे बड़ी अगर इसकी कोई डायग्नोस का मेजरमेंट रहेगा तो वो आपकी लाइफ में वो रहेगा फिजिकल फाइंडिंग्स। क्योंकि बच्चों में, क्योंकि आपके इंडिया में बहुत बड़ा रिचुअल्स चलता है। क्या चलता है? बच्चा अगर 1 साल तक नहीं चल रहा, आपको अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, अरे चलने लग जाएगा। 1 साल तक नहीं बोल रहा, अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलने लग जाएगा। यही कर करके, धीरे कर करके हम उसको 2 साल 3 साल कर लेते हैं और लाइफ हम उसकी खराब कर देते हैं। वहीं अगर हम समझ लें कि अरे इस महीने पे ये होता है, हर घर की माँ जानती है कि तीसरे महीने पे बच्चा कैसे चलता है, 5-6 महीने पे घुटनों पे आ जाता है, सब जानते हैं, 9 महीने 1 साल तक चलना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है, सब जानते, लेकिन वो नहीं चलता तो हम क्या समझते हैं, कोई बात नहीं आगे चलेगा। और वो आगे चलने के चक्कर में इतना टाइम पीरियड हो जाता है कि फिर वो लाइफ भर चल ही नहीं पाता। तो सबसे बड़ा अगर इसका कोई रहेगा तो फिजिकल फाइंडिंग्स, डायग्नोस अगर प्रॉपर आपने पकड़ लिए तो आप उसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बोला ये सब याद रखना, ये बहुत मेजर पॉइंट्स होते हैं जो आप एक सीपी को जब भी ट्रीट करोगे तो अपने माइंड में, दिमाग में रखना है कि एज कितना बड़ा फैक्टर हो जाता है सीपी में। तो नॉन प्रोग्रेसिव इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द ब्रेन। सेरिब्रल का मतलब ये, पालसी मतलब पैरालिसिस, यानी क्या, ब्रेन डैमेज हो रहा है। बच्चों में तो कब हो सकता है? 2 टाइम पे, या तो वो यूट्रस के अंदर है या जब वो यूट्रस से बाहर निकल रहा है, यानी ड्यूरिंग लेबर फेज। 2 फेज है, या तो यूट्रस के अंदर अभी या बाहर निकलते टाइम। इन 2 कंडीशन में कुछ भी ऐसी गड़बड़ हो जाए, उसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, तो आप उसे सीपी कहते हैं। यानी 4 पॉइंटों में मैंने अभी बहुत मेजर बात कह दी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है,
मोटर डिसेबिलिटी है, नॉन प्रोग्रेसिव है और ब्रेन का डैमेज है। ठीक है, क्या गड़बड़ हो रही है बात कर चुके हैं। मोटर डिसेबिलिटी मतलब का मतलब है कि इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंट्रोल सेंटर। क्या रीजन रहेगा कि मोटर कंट्रोल सेंटर ब्रेन का प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा? मोटर कंट्रोल सेंटर यानी आपके ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स, जो आपका पूरा मोटर वाला पार्ट संभालता है, दैट इज मोटर कॉर्टेक्स, वो बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है हम आगे समझेंगे, लेकिन ये बात समझ लो कि मोटर कॉर्टेक्स बिगड़ रहा है। क्यों, किस वजह से? 3 रीजन मैंने बोल दिया ना, 2 रीजन आपको बोले क्या, एक तो ड्यूरिंग जब यूट्रस में बाहर निकलते टाइम, तो क्या हो सकता है कि सबसे बड़ा फैक्टर इमेच्योर ब्रेन, यानी बेबी पूरा कंप्लीटली बन ही नहीं पाया, प्री मैच्योर बर्थ। आप बहुत कॉमन जानते हो कि 9 महीने का मतलब 9 महीने ही होता है, हर लास्ट फेज पे एक एक डेवलपमेंटल स्टेज चल रही होती है। 1 महीने भी जल्दी आना आपके बेबी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गन्स है, फंक्शंस है, प्रॉपर नहीं बन पाए, और उससे होगा क्या वो आगे समझेंगे। तो इमेच्योर ब्रेन यानी इमेच्योर बेबी। और ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन अगर पीटी वो सीपी अगर आपको होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बिफोर बर्थ, यानी यूट्रस के, जब वो बेबी यूट्रस में था तब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ जिससे वजह से उसे सीपी हुई, मोस्ट कॉमन। बाकी ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है, ड्यूरिंग बर्थ भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है ऐसा, लेकिन मोस्ट कॉमन बिफोर बर्थ। क्या क्या हो सकता है? अब एक बार ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ठीक है, तो हमने देखा, और आपको देखो और डेफिनेशन बताऊं, पढ़ो क्या लिखा है। सेरिब्रल पाल्सी इज अ मोटर डिसऑर्डर, ठीक है भैया। दी कंडीशन इन्वॉल्व, और क्या क्या डिस्टर्बेंस होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन बिगड़ते हैं। सेंसेशन मतलब एक चीज का परसेप्ट, सेंस करना, किसी चीज को समझना, होता है सेंसेशंस। परसेप्शन, परसेप्शन मतलब देखना सुनना, एक किसी चीज का परसेप्शन, यानी ये बच्चों में ऐसा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि मोस्ट कॉमन ऐसा नहीं होता कि हर सीपी के बच्चे को मेंटल प्रॉब्लम हो, मगर मोस्टली सीपी के बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम मिलती है, मगर हर सीपी के बच्चे में मेंटल प्रॉब्लम मिले ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल ही मेंटली बिल्कुल स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फिजिकली है, मगर मोस्ट कॉमनली हाँ मेंटली प्रॉब्लम मिलती है। तो ये सब किस में हो गए? कंडीशन इन्वॉल्व डिस्टर्बेंस ऑफ सेंसेशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, ऐसे बच्चे बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कॉग्निशन, कॉग्निशन यानी थिंकिंग स्किल, बिहेवियर, बहुत इनका बिहेवियर बताऊंगा। अब ये सब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अजीब से, कब कब बहुत ज्यादा इरिटेशन है, कब डिप्रेस्ड है, कब रोए जा रहे हैं बच्चे, तो अजीब बिहेवियर, और यही हमें पकड़ना होता है। इसलिए एक एक सिम्टम्स को आप अगर पकड़ लिए तो आप सीपी के बच्चे को पहचान सकते हो कि इसका फाइंडिंग सिर्फ इसके सिम्टम्स है। और सेकेंडरी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, और धीरे धीरे करके ऐसे पेशेंटों में इपिलिप्सी भी जनरेट हो जाती है, और इपिलिप्सी में आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिन पे हम पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं, तो इपिलिप्सी में आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। आगे चल के ऐसे पेशेंट में इपिलिप्सी भी होने लग जाती है। बोले और क्या है सीपी? सीपी इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, यानी नॉन प्रोग्रेसिव यानी मसल्स का तो मूवमेंट, पोस्चर भी पूरा खराब रहेगा, दिखाऊंगा भी, कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ डैमेज टू मोटर सेंटर ऑफ द वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन, यानी किसका? मोटर कॉर्टेक्स, वो हमारा बिगड़ जाता है। रिजल्ट फ्रॉम द इमेच्योर ब्रेन मोस्ट ऑफ्टन बिफोर बर्थ, ठीक है। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? इन कॉजेस को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है, कुछ भी एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए। पहला है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर आप सब जानते हैं, प्री मैच्योरिटी, बच्चा जल्दी पैदा हो गया, 8 महीने 7 महीने। अब मैंने आपको बताया कि 9 मंथ मतलब 9 मंथ, ऐसा नहीं है अगर वो 10 दिन भी पहले आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो डिले कर ही रहा है। एक टाइम पीरियड होता है कि इसके इतने वीक्स है तो इतने वीक में ही आना है उसे, जल्दी आ रहा है तो कोई ना कोई फंक्शन तो उसके क्या हो रहे हैं? डिमिनिश्ड हो रहे हैं। तो प्री टर्म इन्फेंट आर मोर लाइकली टू बी ब्रेन डैमेज। क्यों भैया, क्यों ब्रेन डैमेज हो सकता है? 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली कि डिलीवरी के टाइम पे, बोले सर डिलीवरी के टाइम पे कैसे? क्योंकि बोन्स प्रॉपर नहीं बनी होती, आपका जो क्रेनियम होता है जो ब्रेन को कवर करके रखता है वो सब क्या प्रॉपर नहीं बन पाते, और जब उन बेबीज को बाहर निकाला जाता है तो क्या थोड़ा भी इधर उधर, बहुत एक छोटा सा भी ट्रोमा उनके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो प्री मैच्योर है, मैच्योर नाम में ही है, मैच्योर नहीं हो पाए, तो स्केलेटन वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाए, बोथ एट डिलीवरी बाय ट्रोमा, ये ट्रोमा हो सकता है। और मोस्ट कॉमन क्या?
कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, क्योंकि हम जानते हैं ब्रेन डेथ, ब्रेन डैमेज का सबसे बड़ा रीजन होता है ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन किससे जाती है? ब्लड से जाती है। लंग्स, लंग्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को लेने के लिए। और याद रखिए, आप जानते हैं कि बेबी के लंग्स, जब वो बेबी बाहर आता है तभी सडन जैसा उसका फर्स्ट कांटेक्ट एयर से होता है तभी उसके लंग्स खुलते हैं। यूट्रस के अंदर बेबी के लंग्स कंप्लीटली क्लोज्ड होते हैं और उसे किसे, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा के थ्रू, उसे माँ के थ्रू ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिल रहा होता है। अंदर को जो ऑक्सीजन चलना है वो माँ के थ्रू चलता है। यानी सिंपल सी बात है कि बच्चे को पता है कि 9 तो यानी इसका मतलब क्या है कि उसके रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम 9th मंथ तक फुल डेवलप होने हैं। तो इसलिए तो वो नहीं खुल रहे हैं बच्चे के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो 9 मंथ तक डेवलप होने हैं। अब बच्चा जल्दी बाहर आ गया, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं हो पाए प्रॉपर। तो बच्चों जैसे ही बाहर आएगा प्रॉपर उसके लंग्स वगैरह नहीं खुल पाएंगे, रेस्पिरेट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ब्रेन डैमेज हो जाएगा। समझ आए? तो एंड आफ्टर बिकॉज ऑफ द इमेच्योर रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेकिंग देम मोस्ट लाइकली टू डेवलप हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का गिर जाना, तो ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन। बीपी, क्यों? देखो रेस्पिरेटरी की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, कार्डियो बिगड़ जाएगा, तो बीपी यानी ब्लड फ्लो प्रॉपर ब्लड तक, प्रॉपर ब्लड और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये सारे रीजन हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? बोले जल्दी आ गया तो उसके ब्लड में भी शुगर की अमाउंट कम हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, जॉइंडिस हो जाता है। याद रखना, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर बच्चों की डेथ होती है तो जॉइंडिस एंड डायरिया। सबसे ज्यादा अगर इंडिया में बच्चे मरते हैं तो जॉइंडिस और डायरिया से मरते हैं। ठीक है? जॉइंडिस, आपसे कोई पूछे बताओ जॉइंडिस क्या है, कोई डिसीज है क्या? जॉइंडिस कोई डिसीज नहीं है, जॉइंडिस इज अ डिसऑर्डर। क्यों भैया? डिसीज क्यों नहीं है? डिसीज मतलब कुछ ना कुछ बाहर से। जॉइंटिस में आपकी जो आरबीसीज होती हैं वो एबनॉर्मली रप्चर होने लग जाती हैं और उसके अंदर एक प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम होता है बिल्रुब्रिन। बिल्रुब्रिन। अब आपके बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में बिल्रुब्रिन हमेशा मिलता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी 180 डेज बाद ऑटोमेटिक रप्चर होती है। समझ आ रहा है? रप्चर होती है। मगर इन केसेस में जब जॉइंटिस हो जाती है तो एबनॉर्मली आरबीसी का रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, यानी ऑक्सीजन कैसे जाएगी फिर? और जब ये रप्चर हुई तो बिल्रुबिन का लेवल बढ़ जाता है और ये बिल्रुबिन कैसा होता है? येलो कलर का होता है। इसलिए बच्चे, आपको भी अगर जॉइंटिस हो जाए तो आपके हाथ पैर सब क्या, नेल्स आई सब क्या कैसे पड़ जाती हैं? येलो कलर की, ड्यू टू दी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिल्रुबिन इन ब्लड। और इसका टेस्ट ही बिल्रुबिन, जॉइंटिस का टेस्ट ही बिल्रुबिन का टेस्ट होता है कि ब्लड में, ब्लड सीरम में बिल्रुबिन भरा मिलता है, यूरिन में बिल्रुबिन भरा मिलता है। अब आप समझ रहे हो आरबीसी रप्चर हो रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? तो लो ब्लड शुगर, जॉइंटिस, ये सारी, और क्या बोले, सारे ऑर्गन्स ही हैं। इमेच्योर लिवर, लीवर प्रॉपर नहीं बन पाया तो वो भी हेमरेज कॉज करा देता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट हो गया प्री मैच्योर बेबी। दूसरा होता है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया का मतलब क्या होता है? एस्फाइक्सिया का मतलब होता है a condition arising when the body is deprived of oxygen। बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत भयंकर डिप्राइव्ड कर गई, यानी डिक्रीज हो गई, बहुत ज्यादा कमी हो गई। अब ये बच्चों के अंदर कैसे होता है? मैंने आपको बहुत क्लियर बताया कि मोस्ट कॉमन अगर आपको सीपी होता है तो वो कब होता है? ड्यूरिंग, जब आप यूट्रस में है। तो कुछ प्लेस एम्ब्लाइकल कॉर्ड की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से बेबी को अंदर एस्फेक्सिया हो जाता है। तो सीवियर एस्फेक्सिया यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाना इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ, ये बहुत कॉमन कॉज है एस्फेक्सिया, मैं बता रहा हूं बहुत कॉमन, इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सीपी इवन इन मैच्योर इन्फेंट। मैच्योर इन्फेंट्स में भी ये कॉमन कॉज है कि कोई ना कोई बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है? अब ये तो मैच्योर में है, लेकिन अगर आप यूट्रस के अंदर हो तो क्या रीजन हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाए? क्योंकि आप जानते हो सर अगर हमें ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी, क्योंकि यूट्रस में तो हम लंग्स के थ्रू सांस लेते ही नहीं है। तो फिर बोले वो तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लेते हैं, यानी जो बिगड़ना चाहिए यूट्रस में वो अम्बिलिकल कॉर्ड में बिगड़ेगा। तो क्या क्या बिगड़ता है? कैन बी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट एट बर्थ। क्या हो सकता है? नोटेड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये देखो, इसकी मैं तुरंत की तुरंत आपको इमेज दिखाता चलूंगा जिससे यहीं की यहीं समझते रहो। नोटेड का मतलब समझते हो? गांठ, सुना ना, गांठ लग जाती है।
अम्बिलिकल कॉर्ड में जब भी, और ये मालूम क्यों लग जाती है, बेबी एब नॉर्मली इतना ज्यादा राउंड कर जाता है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना बच्चा पेट के अंदर घूमता है, तो वो राउंड करने की वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड में देखो इस तरीके से नॉट बन जाती है। अब ये नॉट बन गई तो आप दिमाग लगाओ कैसे होगा फिर ये, किस तरीके से क्या फिर ये बेबी किस तरीके से करेगा, आप दिमाग लगाओ। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड नॉट बनना। दूसरा होता है कॉर्ड अराउंड द नेक, यानी न्यूचल कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड, ये नाम ध्यान रखना है, नेक पर है। बोलते हैं ना कि बच्चों को आपने बहुत सुना होगा, अरे बच्चों की क्या बोलते हैं, यूट्रस के अंदर ही फांसी लग गई, तो क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं न्यूचल कॉर्ड, NUCHAL, न्यूचल कॉर्ड। कैसे होता है, इस तरीके से लग जाती है, देखो दिखाओ, न्यूचल कॉर्ड दिखाओ। इस तरीके से बेबी का राउंड अंदर अंदर ही नेक, मतलब क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि फांसी लग गई अंदर, इस तरीके से घूम जाता है और बेबी के गले में इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाती है। इसे बोलते हैं क्या, न्यूकल कॉर्ड। बोले और क्या हो सकता है, बोले एक और हो सकता है, डेट इज प्रोलैप्स्ड कॉर्ड। प्रोलैप्स्ड कॉर्ड मतलब क्या, कि एब नॉर्मली कॉर्ड है वो सर्विक्स के थ्रू, जनाइट फीमेल के जेनाइटल के थ्रू बाहर आ गई, फीमेल के जेनाइटल के थ्रू बाहर ही निकल आती है, प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाता हूं। ये कोई भी कंडीशन है, हर कंडीशन वो है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, और अम्बिलिकल कॉर्ड डैमेज होने की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो बेबी को सीपी हो सकता है। ठीक है, तो हमने तीन बात कर ली, नोटेड बात कर ली, न्यूट्रल कॉर्ड बात कर ली, और प्रोलैप्स कॉर्ड बात कर ली। ठीक है, तो ये रीजन क्या अंदर हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज में भी एसोसिएट विद सीवियर एस्फेक्सिया, यानी एस्फेक्सिया के एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है समझते हो, कभी सुना है कि बच्चे में ब्लीडिंग, वो क्या बोलते हैं, माँ को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती बहुत ज्यादा, बच्चे के अब माँ को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो आपका एस्फेक्सिया कॉज करा देता है। क्यों, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग होने का मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ डैमेज हो गया, और जब ब्लीडिंग कॉज हो जाएगी तो उसकी वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड भी अफेक्ट होगा, और उसकी वजह से बच्चे को सीवियर एस्फेक्सिया हो जाता है। इसलिए आपने बहुत मोस्ट कॉमन ऐसा मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चे की डेथ होती है, तो जरूर वो ब्लड निकलता हुआ दिखा देते हैं माँ के अंदर से, एक साइन बना देते हैं कि बेबी के अंदर डेथ हो गई। ठीक है, ये तो थे कौन से, अब कुछ ट्रोमा बताता हूं। बोले कुछ ट्रोमा कौन से, बोले वो ट्रोमा जो कब है, जब बेबी को बाहर निकाल रहे हैं, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर बताता हूं। अब ये सब है क्या, ये सब आपके न्यूरोलॉजिकल डैमेज ही तो हो रहे हैं। कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो रहे हैं, तीन तीन टाइम पे होंगे। पहला यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर हम पढ़ चुके, बोले कौन सा सर, कॉर्ड की वजह से हो रहा था। एक ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ हम पढ़ेंगे अभी कि ट्रॉमा ये लिखे हैं। और क्या हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज तीसरा, बोले तीसरा वाला सर आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्या प्री मैच्योर हो गया, इस वजह से, तो ये तीनों न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो गए। ठीक है, तो दो हमने पढ़ लिए आफ्टर, अब एक हम पढ़ते हैं कि तुरंत क्या होता है उस समय पे, अलग अलग बताता हूं। देखो क्या होता है कि बेबी की जब डिलीवरी कराते हैं, पहला होता है डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन का मतलब होता है कि बेबी का सर, क्योंकि आप जानते हो किस तरीके से बेबी बाहर बाहर आता है, सर के थ्रू बाहर आता है, पहले सर बाहर आता है, तो जिन लोगों का हेड बड़ा होता है या शोल्डर्स बड़े होते हैं ना, उनका फंस जाते हैं, और फंस जाने की वजह से एब नॉर्मल क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, गला फंस जाता है, नेक फंस जाती है, शोल्डर्स फंस जाते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, उन्हें तुरंत ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ये एक क्या हुआ, एक तरीके से ट्रोमा हुआ कि नहीं, बेबी अंदर फंस गया, बोलते ना कि बेबी फंस गया, निकलते टाइम ही फंस गया। ये कब होता है कि एब नॉर्मल बेबी का हेड या शोल्डर्स बड़े थे बहुत ज्यादा, तो वो प्रॉपर बर्थ कैनाल से बाहर नहीं निकल पाए, वहीं फंस गए, तो उस वजह से उनका क्या चॉक हो गया। दूसरा होता है फोर्सेप डिलीवरी। बोले फोर्सेप डिलीवरी क्या होती है सर, अभी बताते हैं। पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था कि आपको मालूम है कि बेबी को सीधा कभी बाहर नहीं निकलता, बेबी का हेड अंदर रोटेट करना पड़ता है, कहाँ, यूट्रस के अंदर ही, सर्विक्स के थ्रू हम हाथ डालते हैं, फीमेल्स के सर्विक्स के थ्रू एंटर करके, और फिर क्या करते हैं, एंटर करके बेबी को रोटेट करते हैं। ये पहले चलता था, अब हॉस्पिटल्स में क्या करने लग गए हैं, ऐसे फोर्सेप्स आ गए हैं। पहले तो क्या प्रॉपर हैंड्स से करते थे, प्रॉपर देखो, पहले तो प्रॉपर किससे करते थे, हैंड से करते थे, और अभी भी जो कर पे, लेकिन अभी आजकल क्या चलने लग गया है कि फोर्सेप्स यूज करने लग गए हैं। ये फोर्सेप क्या है, ये प्रॉपर क्या है, माँ के लिए भी आप सोचो, दोनों प्रॉपर दोनों हैंड्स को करना सर्विक्स के अंदर कितना खतरनाक होता है, तो इस तरीके से ये वाले टूल्स यूज करे जाते हैं, और ये क्या करते हैं, अंदर हेड को रोटेट करते हैं, और फिर इसमें हेड अंदर फंस जाता है और खींच लेते हैं। अब सोचो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, खींच रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा खिंच गया तो
यानी क्या, कोई हाई फोर्स लग गया, तो स्पेशली हाई फोर्सेप्स विद रोटेशन ऑफ हेड इन बर्थ कैनाल, रोटेशन तो कर रहे हो, फोर्स कम ज्यादा लग गया तो एकदम सडन उसकी क्या हो जाएगी, एकदम डैमेज हो जाएगा ब्रेन, ऑक्सीजन की कमी तुरंत डैमेज, हर काम में होना ब्रेन डैमेज ही है। तीसरा बोले, तीसरा होता है ब्रीच डिलीवरी। ब्रीच डिलीवरी क्या होती है, उल्टा पैदा होना, सुनते ना क्या, अरे ये तो उल्टे पैदा हुए। नॉर्मल पैदा होना क्या होता है, नॉर्मल पैदा होना तो होता है कि सर के बल पैदा हो रहे हैं, और ब्रीच डिलीवरी का मतलब होता है पहले पैर बाहर आ जाए, और जब पैर बाहर आते हैं तो पहले पैर तो बाहर निकल आएंगे, मगर दिक्कत ये हो जाती है कि आखिरी में नेक फंस जाता है। ठीक है, पैर तो पहले बाहर आ जाएंगे लेकिन नेक फंस जाती है, हमेशा बेबी उल्टा, इसलिए सर पहले। और ऐसे लोगों में जब ब्रीच पोजीशन हो तो हमेशा सिजेरियन करने की तरफ ही हम बढ़ते हैं। आखिरी का होता है रैपिड डिलीवरी। रैपिड डिलीवरी का मतलब होता है प्री टर्म इन्फेंस, एकदम जल्दी बच्चा जल्दी पैदा हो गया और इसका स्कल प्रॉपर बना नहीं था, और आपने एकदम क्या हाथ वाथ लगा दिया और स्कल क्या हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया। तो विद अ वेरी सॉफ्ट स्कल स्पेशली फॉर अ प्री टर्म इन्फेंट में ये सब तकलीफें हो जाती है। जरूरी प्री टर्म में भी नहीं है, अगर फुल टर्म में भी हो तो भी प्रॉपर स्कल इतना क्या एकदम डेवलप नहीं होता, तो बहुत संभाल के करना पड़ता है कि थोड़ा भी प्रेशर उनके लिए एबनॉर्मल ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। तो द ट्रॉमा इज यूजुअली कॉज्ड बाय डिटोरिएशन किसका, हेड का, हमारा हेड हो जाता है, और टीयरिंग ऑफ द टेंटोरियम, टेंटोरियम हाइटस आप जानते हो प्रॉपर ब्रेन के अंदर होती है, तो ये सब क्या डैमेज हो जाते हैं, टीयर हो जाए तो इससे आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो और क्या, और बहुत सारी बात करें, मेन तीन याद रखना है, मेन तीन तो नोटिस करके आना, डेट इज प्रीमैच्योरिटी, एस्फेक्सिया, प्रॉपर समझा रहा हूं, कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं, ट्रोमा, ट्रोमा के अंदर, ठीक है। बाकी और क्या हो सकता है, सीवियर जॉइंटिस, ये मैं बता रहा हूं जब बेबी बाहर आ गया, सीवियर जॉइंटिस, जॉइंटिस बहुत कॉमन कॉज है, और इवन जॉइंटिस जब बेबी बाहर आ गया तो ये इतना खतरनाक कॉज करता है, आप जानते हो आरबीसी रप्चर होगी, ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा, इसलिए। और अब आप बोलोगे सर हमको जॉन्डिस होती है, हमको सीपी क्यों नहीं हो जाती सीपी, आपका ब्रेन अभी बन रहा है क्या, मैच्योरेशन पे है क्या अभी ब्रेन, बेबी का ब्रेन क्या है 5 साल तक सुनते हो कि ब्रेन डेवलप होता है, तो उस स्टेज पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कितना खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो डेवलपिंग स्टेज पे कोई चीज गड़बड़ हो जाए फिर कितनी दिक्कत है, इसलिए बच्चों में बोले माँ को कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी हो जाता है, बोले क्या क्या, जैसे माँ को हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज कम हो या ग्लूकोज ज्यादा हो, डायबिटीज हो, हाइपरथायरॉयड हो, और भी बता रहा हूं 2-3 पॉइंट, वेट ज्यादा हो, ओबेस, हाइपरथर्मा थर्मिया हो यानी टेम्परेचर फीवर वगैरह ज्यादा हो, तो ये भी कॉज करा देते हैं यार, हर चीज को, वेट ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, और एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए, अभी पढ़ के आए थे वो भी, तो ये सब माँ के अंदर, अगर ये माँ को प्रॉब्लम हो जाए तो यूट्रस के अंदर बेबी के अंदर सीपी कॉज करा सकते हैं। और बोले कोई भी वायरस इन्फेक्शन हो जाए, बोले जैसे माँ के अंदर जेनाइटल थ्रू की इन्फेक्शन पहुंच जाए, किसके थ्रू पहुंचेगा, इंट्रायूट्राइन वायरस, जेनाइटल और जेनेटा के थ्रू अंदर पहुंच जाए, वो वायरस जैसे मोस्ट कॉमन होता है रुबेला, रुबेला यानी जर्मन मीजल्स, ठीक है, ये आपका कॉज करा देता है। नियोनेटल मेनिंजाइटिस हो, नियोनेटल मेनिंजाइटिस क्या कि बच्चा पैदा, मेनिंजाइटिस पर पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं मैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस हो जाए तो वो भी आपका ब्रेन कॉज कर देगा, कोई जेनेटिक भी हो सकता है। वेस्क्यूलर कॉजेस यानी क्या कि स्ट्रोक जैसी कंडीशंस, कि जो आपकी जो जैसे कौन कौन सी आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोले, और बोले इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये सब क्या करा सकते हैं बिफोर और आफ्टर बर्थ, या तो चाहे यूट्रस में हो या बाहर हो, तो वो भी आपके कॉज, ब्रेन को कॉज करा सकते हैं, हेमिप्लेजिया वगैरह कॉज करा सकते हैं। बोले और सर रीजन क्या हो सकते हैं, डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन का मतलब जानते हो प्रॉपर बन ही नहीं पाए, तो डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन कॉज हो सकता है। सर और क्या कॉज हो सकता है, बोले सीजर्स आ जाए बच्चे को एबनॉर्मल, ठीक है, और बोले बच्चे में सीएनएस इन्फेक्शन हो जाए, है ना, तो ये सारी कोई भी इन्फेक्शन, ये सब कॉज सीपी करा देंगे, करा सकते हैं, जरूरी नहीं हर कोई करा ही दे, तो कोई भी रीजन बन सकता है सीपी कराने का। तो इतने आपको सारे कॉजेज मैंने समझाए। अब ये थोड़ा सबसे मैंने इंपॉर्टेंट समझ लो, कुछ क्लासिफिकेशन, ये जनरली सब में, यहाँ नहीं, जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जो स्ट्रोक हो जाता है जिनको, तो ये जनरल टर्म है कि अगर जैसे अगर बच्चों में होता है तो क्या बोलते हो, अगर हेमिप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि एक साइड की बॉडी ज्यादा अफेक्ट हो जाए, एक साइड की बॉडी ज्यादा अफेक्ट हो जाए। आपको पता है कुछ अलग बताता हूं, देखो हेमिप्लेजिया मतलब वन साइड ऑफ बॉडी, अगर बच्चों में हेमिप्लेजिया में मालूम है जनरली अपर एक्सट्रीमिटी ज्यादा अफेक्ट होती है एज कंपेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटी बच्चों में, और जब बूढ़ों में जब स्ट्रोक आता है तो लोअर एक्सट्रीमिटी ज्यादा अफेक्ट होती है एज कंपेयर टू अपर एक्सट्रीमिटी। देखो कितनी प्यारी चीज है, बच्चों में और अपर एक्सट्रीमिटी, देखो हेमिप्लेजिया मतलब एक साइड की बॉडी,
एक साइड की बॉडी मतलब एक साइड की बॉडी में अपर भी और लोअर भी दोनों, मगर अपर और लोअर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो अपर एक्सट्रीमिटी बच्चों में ज्यादा अफेक्ट मिलती है कम्पेयर टू लोअर, और वहीं जब बड़ों में स्ट्रोक आता है तो उनकी लोअर एक्सट्रीमिटी आपको ज्यादा अफेक्ट मिलेगी एज कम्पेयर टू अपर। डिप्लेजिया का मतलब क्या होता है, ये वर्ड याद रखना, ये स्ट्रोक के में भी हमेशा बोलते हैं ना। तो डिप्लेजिया का मतलब होता है दो, यानी कोई भी दो, या तो अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन लेग्स ही अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब एक आपको एक बहुत एक चीज और बताऊं, अगर आपको कोई बोले कि सर ये पेशेंट को डिप्लेजिया है, तो आप उससे जरूर पूछिए कि सर डिप्लेजिया मतलब किसके, अपर लिम्ब का कि लोअर लिम्ब का, जरूर पूछिए। अगर बोला सर इस पेशेंट को पैराप्लेजिया है, तो कभी मत पूछिए, क्यों, क्योंकि पैराप्लेजिया का मतलब ही होता है प्योर लोअर एक्सट्रीमिटी, कभी अपर एक्सट्रीमिटी का वर्ड यूज नहीं करेगा। अगर वो डिप्लेजिया बोल रहा है तो आप अपर और लोअर में कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अगर उसने पैराप्लेजिया बोल दिया कोई कंफ्यूजन नहीं, लोअर एक्सट्रीमिटी है, ठीक है। तो ये वर्ड से ये याद रखने होते हैं हमेशा। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों लिम्ब जाना, दोनों हाथ दोनों। मोनोप्लेजिया कोई एक लिम्ब जाना, और ट्राइप्लेजिया कोई तीन जाना। और मोनोप्लेजिया एंड ट्राइप्लेजिया थोड़े रेयर होते हैं, आप भी कुछ समझ सकते हो, कोई एक लिम्ब और तीन जाना थोड़ा अनकॉमन होता है। ये जनरल टर्म्स है, याद होने चाहिए। अब मेन हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसकी कोई चीज है वो है आपके इसके टाइप। टाइप से इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, अगर आप टाइप पकड़ लोगे तो आप सब जानते हो। सब में देखो, अब मैं बता रहा हूं इन तीनों के टाइप में एक गोल्डन लाइन दे दूंगा, बस वो गोल्डन लाइन पकड़ लोगे तो क्लियर टाइप मेंशन कर दोगे, बाकी ए टू जेड सब के टाइप में सब सेम होता है। आपको इतने और समल कॉमन सिम्टम्स तो ऐसे बताऊंगा जो हर सीपी के पेशेंट में मिलते हैं, आप पहचान ही नहीं पाओगे अरे कौन सा टाइप है सर ये। लेकिन ये सोचो ना कि 3 गोल्डन लाइन दे दूंगा एक एक के लिए, तो बिल्कुल फिर कोई दिक्कत नहीं होगी पकड़ने में। स्पास्टिक, नाम में ही समझ गए, स्पास्टिक सबसे ज्यादा कॉमन होता है। बोले स्पास्टिक मतलब मसल सारी की सारी मसल्स की टोन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी मसल्स की टोन इंक्रीज होने की वजह से मसल सारी मसल स्पाज में चली गई। अब पेशेंट को, बेबी को कौन सा पैरालिसिस होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पाज्मिक पैरालिसिस, यानी सारी एकदम आप अपने हाथ पैर सब कैसे एकदम सुकोड़ लेगा, एकदम कॉन्ट्रेक्चर्स बनने लग जाएंगे। मसल्स में कॉन्ट्रेक्चर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, स्ट्रोक पढ़ाया है पूरा, उसमें मैंने बताया भी था, है ना। तो स्पास्टिक सर में, ये स्पास्टिक होगा या फिर फ्लेक्शन एनर्जी भी बताया था आपने शायद पहले एक बार, उसमें जाएगा? नहीं नहीं, ये सिर्फ अभी स्पास्टिक होगा, अभी मैं पूरा बताता हूं इसमें। फ्लेक्सर सिनर्जी तो होती है, मैंने जो आपको उस टाइम पे एक बार समझाया भी था कि अगर कभी भी पेशेंट स्पास्टिक हो तो फ्लेक्सर सिनर्जी डेवलप हो ही जाती है। पेशेंट हर वो उसकी आपको मालूम क्या देखेगी, एल्बो पे फ्लेक्शन करा होगा, रिस्ट पे फ्लेक्शन करा होगा, फिंगर्स फ्लेक्स करा होगा, ऐसा इस तरीके से स्पास्टिक में हमेशा फ्लेक्सर सिनर्जी डेवलप हो जाती है मोस्टली, क्योंकि वो आगे चल के हो नहीं है, फ्लेक्सर सिनर्जी नेचुरल है। तो पेशेंट के जो जानवर है, अगर आप अभी आपको भी दिखाऊंगा बेबी, तो आपको जो उसके है ना, आपको नी सब में ऐसा फ्लेक्शन करने की दिखा, कॉन्ट्रैक्ट, खुद को सिकुड़ने की कोशिश करेगा एकदम ना। तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ टोन, कैसे भरी हुई, कैरेक्टर एंड इनिशियल इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेच। और आप जानते हो टोन भरी है तो आप उसे स्ट्रेच करोगे तो वो रेजिस्टेंस लगेगा, आप उसके हाथ पैर नहीं खींच पाओगे, इसलिए इनमें और ध्यान रखना ऐसे वाले पेशेंट्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मैं आपको गोल्डन रूल्स बताते जा रहा हूं। इन वाले पेशेंट में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है स्पास्टिक एज कंपेयर टू फ्लैसिड, एक टाइप फ्लैसिड भी आएगा। बोले क्यों सर स्पास्टिक में क्यों टाइम लगता है, फ्लैसिड होते हैं रॉ मटेरियल, बोले आपके पास ऐसी मिट्टी है आप जिस जो चाहो बना दो, क्योंकि कोई टोन नहीं है। स्पास्टिक वाले में पहले आपको टोन तोड़नी पड़ेगी, ऑलरेडी वो जिस टोन में प्रेजेंट है, फिर उसके बाद नई टोन डेवलप करके प्रॉपर मूवमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो इनमें ज्यादा मेहनत लगती है। और लेकिन लोग क्या समझते हैं कि अरे फ्लैसिड वाला बहुत इजी रहता है लेकिन फ्लैश वो स्पास्टिक वाला इजी मिल जाता है फ्लैसिड में, लेकिन फ्लैसिड वाले में आपके पास बस ये होता है कि फ्लैसिड वाले ना एकदम अगर आपने सही प्रॉपर शेप में कर दिया तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। स्पास्टिक कभी प्रॉपर ठीक मैं नहीं जानता, हो जाते होंगे लेकिन मैं नहीं समझता कि हो पाएंगे, लेकिन फ्लैसिड वालों का प्रॉपर ठीक कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में रॉ मटेरियल। लेकिन और सबसे ज्यादा खराब भी आप फ्लैसिड वाले ही करते हैं। अगर आपको नहीं आता ठीक करना तो आप स्पास्टिक वाले को इतना खराब नहीं कर पाओगे जितना आप फ्लैसिड वाले को खराब कर दोगे, क्यों रॉ मटेरियल है तो जिधर चाहोगे उधर मुड़ेगा। तो अगर नहीं आता तो जितना खराब कर सकते हो उतना खराब कर दोगे, स्पास्टिक वाले को जितना चाहो उतना खराब नहीं कर पाओगे, और फ्लैसिड वाले जितना चाहो उतना सही भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पास्टिक क्या